लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू 2017 और 2018 का डेटा, 2017-2018 डेटा, शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट. देखो, प्राइमरी 44 सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी 25 एंड टर्शरी 31. तीन सेक्टर्स में से ये रेशियो जो है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. अब आप पूछोगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ज़रूरत 5 लोगों की है एक लैंड पे, काम 10 कर रहे हैं, सैलरी बेचारों की कम है. यही वो किसी और इंडस्ट्री में लगे होते तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, लेकिन अभी बेचारों की प्रोडक्टिविटी भी कम है, सैलरी भी कम है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ही दूसरा नाम होता है अंडर एम्प्लॉयड. तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयड है. नेक्स्ट, क्रूड ऑयल रिजर्व इन द एंटायर वर्ल्ड डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं. वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? खुद भी यूज़ कर लो और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी यूज़ करने के लिए रखो. ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. रिजर्व्स कम होंगे तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे. कहते हैं ना, सप्लाई कम तो डिमांड ज़्यादा, और डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा. तो एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. अ मैन इज़ एम्प्लॉयड फूड प्रोसेसिंग फार्म में. बेचारे एम्प्लॉय हुआ, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है बेचारे को. उसकी वाइफ भी हेल्प कर रही है, उसकी डॉटर भी हेल्प कर रही है रोज़ फार्म के ऊपर. अब भाई इसके अंदर अभी हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका नाम होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यूज़ किया था. तो ये अंडर एम्प्लॉयड है क्योंकि वाइफ और डॉटर को पैसे कम मिलेंगे, और यही वो किसी और जगह पे जाते तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती. नेक्स्ट फेरी टेल है, ग्रिम्स फेरी टेल, जर्मनी के बारे में है. 2 भाइयों के बारे में बात करें हैं, जैकब और विलम के बारे में. ग्रिम जर्मन सिटी ऑफ हनाउ में पैदा हुआ था. दोनों ने लॉ की, एंड उसके बाद उन्होंने फोक टेल्स मतलब पुरानी कथाएं कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी. 6 साल कलेक्ट किए, घूमे फिरे, सब लोगों से बातें की, उनको ये फोकलोर्स दी. बेसिकली वो क्या करना चाहते हैं? अभी हम रोमांटिसिज्म वाला कॉन्सेप्ट लेकर चले थे, जिसके अंदर वो अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं. क्योंकि जर्मनी के अंदर उनको यूनिफिकेशन करनी थी. तो इसका आंसर यूनिफिकेशन होएगा. बाकी सारे आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, बट अभी पैरा बाकी है. 1812 में फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल उनकी पब्लिश हुई थी. 33 वॉल्यूम डिक्शनरी सिर्फ वो जर्मन लैंग्वेज की. 33 वॉल्यूम्स, 33 बुक्स सिर्फ लैंग्वेज की आपको दी गई. अब वाई डिड ग्रिम ब्रदर्स, 47 क्वेश्चन है, गिव टेल्स अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फोकलोरिक कलेक्टर. ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को रिटन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा पसंद है. कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी. देखो भाई, सेंटिमेंट्स जाग जाता है ना जब हम बोलते हैं कि इंडिया और इंडिया की स्टोरीज़, जो कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर से स्टार्ट होती हैं. तो 47 इसका आंसर है ए. ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होएगी, लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा जर्मनी की लैंग्वेज बढ़ेगी, एंड ऑब्वियसली नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ेगी. इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रिम ब्रदर्स बहुत ज़्यादा है. ऐसा क्यों? इतने ज़्यादा लोग उस चीज़ को क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि ये एथनिक बिलोंगिंग, ऐसा लगता है कि हमारी स्टोरी ही वो सब बंदों में सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है. अच्छा भाई, work of Grimm brothers influenced and inspired people to collect tales. They believed in spirit of dash and considered it essential for the reflection of national identity. National identity, देशभक्ति, patriotism. तो बेसिकली वो क्या करना चाहते थे? कौन सी स्पिरिट थी उनकी? कल्चर से वो यूनिटी फॉर्ज करना चाहते थे. जब हम कल्चरली यूनाइट होते हैं ना, तो हम नेशनली भी यूनाइट होते हैं. फॉरेन डोमिनेशन थ्रेट माना जाता है नेशन बिल्डिंग के लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि वो कल्चर्स को, इथोस को, वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि वो जो हमारी नेटिव्स
वैल्यूज़ होते हैं ना उसको ख़त्म करते हैं। इंडिया में भी तो यही केस हुआ था, फॉरेनर्स अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहे थे और इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी को बुरा बोल रहे थे, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग स्टार्ट हुई। हाउ द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर? कैसे कनेक्ट किया जर्मन्स ने अपने कल्चर को? ऑब्वियसली रोमांटिसिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कलेक्टिव बिलोंगिंग थी कि हम सब एक हैं, भाईचारा है। वही दो स्टेटमेंट्स आ गई। रिजाइम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वियना कांग्रेस हुई थी, उसके बाद फिर से नेपोलियन को हराकर किंग्स या मोनार्क्स या ऑटोक्रेटिक्स वापस आ गए थे। अब जो भी बंदा ऑटोक्रेटिक होएगा, जो अपना ही रूल चलाना चाहता होएगा, उसको ये पसंद नहीं आएगा कि कोई मेरे को बुरा भला बोले, ऑब्वियसली वाट लगा देगा अगले की। कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक, ये तो भाई मैंने बता दिया था। तो ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। केस स्टडी जिंदाबाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 53 इसी से स्टार्ट होगा। कौन से सोर्सेज हैं देखते हैं। ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स से फ्रूट्स। फ्रूट्स की कल्टीवेशन को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, HORTICULTRE। वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स का। दिस लेड टू रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब टोटल एक साल में कितने ज़्यादा एरिया में क्रॉप्स लगाई जा रही हैं अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स, दाल, पल्सेस वगैरह। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, फूड प्रोडक्शन क्वेश्चन मार्क। पता नहीं हम सबको कैसे फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। फूड सिक्योरिटी तो खतरे में ही लग रही है, जैसे कि श्रीलंका में फूड क्राइसिस आ चुका हुआ है एंड दिस इज़ द सेम केस इन अफगानिस्तान। कंपटीशन लैंड का नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बढ़ गया है, ठीक है। नेट्स ऑन एरिया कम हो गया है, मतलब जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते थे अब वो कहते हैं यहाँ पे हाउसिंग बनाओ या फिर पार्क्स बनाओ एंड ऑल। प्रोडक्टिविटी लैंड की डिक्लाइन हो रही है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ड्रामेटिक रिजल्ट। सॉइल को डिग्रेड कर दिया है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी आ गई है। एरिया जो इरिगेशन के अंडर था वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट बहुत गंदी है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो रही है। तो 53 क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं। इसमें से हम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो अपने एग्रीकल्चर से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है एंड ये इस पैराग्राफ पे डिपेंडेंट था। और ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सटेंसिव हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारा पानी भी पोल्यूट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट, अब करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने इसके अंदर। इंडियन फार्मर्स जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगा रहे हैं। हाँ जी, लगा तो रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम सीरियल्स टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी सही है। जूट इज इन हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट, क्या ये इन्होंने मेंशन किया था? नहीं किया था, तो आंसर आएगा 1 and 2। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, रिडक्शन नेट जोन एरिया की क्यों हो रही है? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कमर्शियल क्रॉप से, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स वगैरह हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट किया है और अब रिस्पॉन्सिबल हैं वो सॉइल को ख़राब करने में। लेकिन इनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या था जो पहले हुआ था? बेसिकली आउटपुट्स जो थे वो ज़्यादा हो गए थे। इनपुट्स किसको बोला गया? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को। आउटपुट्स किसको बोला गया? जब वो जो सीरियल क्रॉप्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दीज आर द स्टेट्स इन इंडिया जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका आंसर बहुत सीधा सीधा पंजाब और हरियाणा, दोनों एग्रीकल्चरल लैंड्स थे एंड दोनों जो रिच फार्मर्स हैं उसको इंक्लूड करके बनाया गया। मतलब यहाँ पे रिच फार्मर ज़्यादा होते हैं एंड बेसिकली रिच फार्मर ज़्यादा होने की वजह से वो उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीद पा रहे थे। फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड्स बेस फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है ट्रेंड? और इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। क्योंकि
ज़्यादा इनकम किससे मिलती है हमें? फ्रूट से। फूड क्रॉप से थोड़ी इनकम कम होगी है, वीट से कम मिलती है। एंड जो अगर यही हम एप्पल देखें, एप्पल इज़ अराउंड 340 रुपीज़ पर kg, एंड जो वीट है इट इज़ अवेलेबल ऑन 120 to 250 रुपीज़ पर kg, ये रेंज है। तो ऑब्वियसली उनको फ्रूट्स वगैरह से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स। अब भाई मैप जिंदाबाद, चलो मैप करते हैं। ए दिख रहा है आपको? ए कौन सा एरिया है? ए पंजाब का एरिया है। बी दिख रहा है आपको? बी कौन सा एरिया है? बी असम का एरिया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए में कौन सा डैम है? अगर आपने डैम्स नहीं किए तो मैं आपको बता देती हूँ, भाखड़ा नंगल जो है वो है पंजाब के अंदर, सलाल जो है दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी मैं आपको बाद में कराऊंगी, क्योंकि एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा, दो ही करने चाहिए या ज़्यादा नहीं करने चाहिए। इसी मैप में टी कल्टिवेटिंग स्टेट है, अभी देख कर आए थे, बी असम है। डैम उत्तराखंड में कौन सा लोकेटेड है? तो इसका आंसर आता है टेहरी डैम। भाई टेहरी वाला भी आंसर मिल ही गया, तो अब 3 याद करने पड़ेंगे इकट्ठे, सॉरी वेरी सॉरी। टेहरी इज़ इन उत्तराखंड। प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप कौन सी है? दैट इज़ वीट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव जो कि एसएसटी का क्वेश्चन पेपर था वो पूरा हो चुका है। जस्ट कमेंट डाउन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा चाहिए। आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव, प्लीज सब्सक्राइब साइको क्वेस्ट।